ललित को मुस्कुराते हुए अंदर जाते देखकर रघु गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रीना रघु को रोकते हुए उससे कहती है, रघु, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। और तुम कहाँ गई थी? रघु, तुम बाहर चले गए थे तो मैं भोलेनाथ के मंदिर में चली गई, पर तुम घर कब आए मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं मंदिर में थी। रघु रीना की बात नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। रात ज्यादा हो रही थी और गहरी रात के साथ रघु का रंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। रघु खिड़की की तरफ खड़ा होकर चांद की रोशनी को देख रहा था तो वहीं रीना बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़े रघु पर जाती है, जहां वो देखती है कि रघु का रंग बदलकर हरा हो गया है। ये देखकर रीना रघु को आवाज लगाती है, रघु, रघु, तुम खिड़की पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? रघु के इतने करीब होने के बाद भी रघु रीना की बात को अनसुना कर देता है। रघु के शरीर में बदलाव देखकर रीना तुरंत ललित उर्फ नैना के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, नैना, तुम सही थी, रघु रघु नहीं है बल्कि। रीना की बात सुनकर ललित अपने असली भेष में आता है और रीना से कहता है, बस अब यही समय है रघु का सच जानने का। रघु कौन है और असली रघु कहाँ है, इन सभी का जवाब अब हमें नकली रघु ही देगा। नगीना, मैं रघु के पास जा रही हूँ, तुम रीना के साथ मेरे पीछे ही रहना। नगीना और रीना नैना की बात से सहमत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद नैना ललित का रूप धारण कर रघु के पास जाता है और रघु को कहता है, रघु बेटा, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? मेरी नींद तो उड़ गई है बुड्ढे। रघु बेटा, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं? रघु बेटा, तुम्हारा ये रंग। तू जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे मार दिया था ना। रघु, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कोई रघु नहीं बुढ़े, मैं तेरी मौत हूँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तू ललित नहीं है। इतना बोलते ही रघु उड़ने लगता है और बौखलाते हुए कहता है, सच सच बता, तू कौन है और यहाँ ललित के भेष में क्यों आया है? रघु की बात सुनकर ललित जोर जोर से हंसने लगता है और अपने नागिन रूप में आकर उससे बोलता है, हाँ, मैं ललित नहीं, देख मैं एक नागिन हूँ और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रघु नहीं है तू, इसलिए अब अपना असली चेहरा दिखा। मेरा असली रूप देखना है तुझे? तो देख, जिस तरह से तू एक नागिन है, ठीक उसी तरह से मैं भी एक पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। पिशाचनी और नैना की बातें चल रही थी। तभी दूर खड़ी रीना, जो ये सब देख रही थी, वो पास आती है और पिशाचनी से कहती है, तुम तो मर गई थी ना, तो तुम वापस जिंदा कैसे हो गई? और मेरा रघु कहाँ है? हाँ, मैं मर गई थी, पर पूरी तरह से नहीं। तुम जिंदा कैसे बची? हाँ बताओ, तुम जिंदा कैसे बची? और मेरा रघु कहाँ है? मेरे रघु के साथ तुमने क्या किया है? देखो तो कैसे फड़फड़ा रही है अपने रघु के लिए। तुझे सच में जानना है कि तेरा पति रघु कहाँ है? हाँ, मुझे बता दो कि रघु कहाँ है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। चलो फिर मैं तुझे बता ही देती हूँ। सुनो ध्यान से, तुम्हारा पति रघु एक ऐसी दुनिया में जा चुका है जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ सकता। बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ समझी, और सीधा सीधा बताओ कि रघु कहाँ है। रघु मर चुका है और उसको मरे हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। पिशाचनी की बात सुनकर सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सबकी शक्ल पर 12 बजते हैं और ये देखकर पिशाचनी कहती है, देखो तो जरा रघु के मरने की खबर सुनकर सभी के चेहरे पर कैसे डर का शिकन आ गया। मैं तो यही चाहती थी। जहाँ पिशाचनी हंस रही थी तो वहीं रीना का रो रो कर बुरा हाल था। फिर रीना खुद को संभालते हुए पिशाचनी से कहती है, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? उस दिन तो खुद हमने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे अंत को। तो फिर? बहुत जल्दी है तुम्हें राज जानने की। चलो कोई बात नहीं, मैं इस राज से पर्दा हटा ही देती हूँ। जब पिशाचनी नैना और रीना से बातें कर रही थी, उस टोकरी में से एक गुड़िया अपने आप बाहर आती है और उस टोकरी में से काले रंग का धुआं रघु में जाता है। पर मौकाए वारदात पर नगीना उस गुड़िया को उठाकर आग में फेंक देती है और गुड़िया के साथ पिशाचनी का भी अंत होता है। लेकिन जब पिशाचनी का शरीर उस गुड़िया के साथ जल रहा था, तभी पिशाचनी मन में कहती है, तुम लोगों को क्या लगा कि मेरा अंत हो रहा है? मेरा अंत नहीं, बल्कि यहाँ से मेरी नई शुरुआत हो रही है। मेरा शरीर भले ही जल रहा है, पर मौत मेरी नहीं रघु की हो रही है। इतना बोलते ही पिशाचनी गायब हो जाती है। साथ ही पिशाचनी लोक का भी अंत होता है।
अब सभी बाहर निकल आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर ये क्या, पिशाचनी लोक अभी खत्म होने के बाद ही अचानक धरती पर दरार आती है और जमीन में से दोबारा वही काला मनहूस पेड़ निकलता है जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नैना और नगीना के जाने के बाद रघु और रीना जब अपने घर जाते हैं तब रघु अपनी पत्नी से कहता है, रीना, ये सब क्या हुआ था? आखिर मैं कहाँ था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? रघु जी, आपको कुछ नहीं हुआ था, बस आपके ऊपर काला साया था जो अब हट गया है। इतना बोलने के बाद रीना रघु को सारी बात बताती है और उसको गले लगा लेती है। रीना रघु को गले तो लगाती है पर इस बात से अनजान थी कि रघु के शरीर में पिशाचनी का वास है। रीना अब खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो वहीं रघु एक मुस्कान देता है और अपनी आंखें लाल करके खुद से कहता है, ललित, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। तेरा रघु तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तेरी नगीना ने मेरे शरीर को जलाया था, क्योंकि जब नगीना ने मेरी गुड़िया को आग में फेंका था तब मेरी शक्तियाँ 70% रघु में जा चुकी थी और रघु की जान मेरे शरीर में थी। मैं उस दिन कमजोर हो गई थी क्योंकि मैंने खुद की शक्तियाँ रघु में डाल दी थी और उस दिन बस मेरा शरीर जला था, मैं नहीं। अगर मेरे शरीर के साथ कोई जला था तो वो था रघु। मुझे मेरी शक्तियाँ प्राप्त करनी थी, बस इसलिए मैं रघु के शरीर को इस गांव में लेकर आई, जिसके बाद मैंने ललित को मारा और उसका खून पिया। अब देखो, मैं दोबारा अपने रूप में आ गई। तुमने मेरे रघु को मार दिया। हाँ, तुमने मेरे रघु को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने नहीं, मूर्ख औरत, तेरी नगीना ने मारा है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं, मेरे रास्ते मत आओ, लेकिन तुम सभी ने मेरी एक नहीं सुनी और ना सुनने का नतीजा देख लो। अगले 2 दिन बाद यानी अमावस्या की रात में दोबारा इस गांव में आऊंगी और तुम सभी को एक झटके में खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। इतना बोलकर पिशाचनी गायब हो जाती है तो वहीं रीना अपने घुटनों पर बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरा रघु, मैं अपने रघु को नहीं बचा पाई। उसको इस तरह से रोता देखकर नैना और नगीना उसको संभालते हुए रानी के कमरे में लेकर जाते हैं। तभी रानी की आंखें खुलती है। तभी वो अपने घर में नैना, नगीना, नागिन और साथ में रीना को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद रानी उनके पास आती है और कहती है, रीना, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आप दोनों नागिनों को मेरा प्रणाम। आप दोनों यहाँ कैसे? और बाबा कहाँ है? रानी, वो क्या हुआ बाबा को? कहाँ है बाबा? तुम्हारे बाबा नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रघु यानी पिशाचनी ने मारा है। रघु? पिशाचनी मौत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिशाचनी तो मर गई थी ना, तो वापस कैसे आ सकती है? नैना अब रानी को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद रानी के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। जहरीली को हमेशा से मेकअप करने का बहुत शौक था। कहने को तो वो एक जादू से ये सब कर सकती थी, पर मेकअप कैसे किया जाता है इस बात की उसको कोई समझ नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने नाग रूप में ही अपनी सहेली प्रिया से बोलती है, प्रिया देखो ना, हम जादू से सब कुछ कर सकती हैं, पर हमें ये नहीं पता कि श्रृंगार कैसे करें। बात तो सही कही तूने। क्या फायदा है हमारा इच्छाधारी होने का? क्या किया जाए? तुझे याद है जब हम पृथ्वीलोक पर गए थे, वहाँ इंसानों ने खुद को कितना अच्छा सजाया हुआ था। हर औरत एक से बढ़कर एक दिख रही थी। वो तो है। तो हम क्या करें अब? एक काम कर, शाम को तो मुझे मेरी गुफा में मिल, फिर बताती हूँ क्या करना है। इतना कहकर जहरीली लहराते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को प्रिया जहरीली की गुफा में जाती है, जहाँ वो जादुई गोले में कुछ देख रही होती है, जिसे देखकर प्रिया बोलती है, जहरीली क्या देख रही है? अरे मैं देख रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर तो जगह जगह काया पलट बने हुए हैं। हमारे नागलोक में तो एक भी काया पलट नहीं है। दिखा, मैं भी तो देखूं। प्रिया जैसे ही गोले में झांकती है तो देखती है कि पृथ्वीलोक पर एक के बाद एक लड़कियां सुंदर सुंदर मेकअप करवाकर पार्लर से बाहर निकल रही हैं। ये सब देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे क्या है ये माया? तारों की महफिल में चांद आया। ये सब तो तारों की तरह चमक रही हैं। वही तो प्रिया, हम मेकअप करना सीखेंगे
उसके बाद हम नागलोक में अपना काया पलट खोलेंगे। पूरे नागलोक में हमारा ही नाम होगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो एकदम। पर हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम एक बार पृथ्वी लोक के काया पलट में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लोग किन यंत्रों का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम भी वही सब ले आएंगे और खुद को सजा लेंगे। हाँ, फिर हर तरफ हमारी ही चर्चा होगी और पूरे नागलोक में हमारा ही जलवा होगा। प्रिया की बात जहरीली सुनकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपना दायां हाथ सामने की तरफ लाती है, जिसमें उसने एक जादुई अंगूठी पहनी थी। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद अंगूठी में से एक तेज रोशनी निकलती है और उन दोनों के सामने पृथ्वी लोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से वो इंसानी रूप में पृथ्वी लोक पर जा पहुंचती है, जहां वो दोनों अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और वो देखती है कि कोई लड़की हेयर कलर करवा रही है, तो कोई प्रेसिंग करवा रही है, कोई अपना मैनिक्योर करवा रही है, तो कोई थ्रेडिंग करवाने में लगी है। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती हैं और एक दूसरे से बात करके बोलती हैं। अरे प्रिया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। चल किसी से पूछ लेते हैं। दोनों रिसेप्शन पर जाती हैं और तभी जहरीली बोलती है, सुनिए, हमें मेकअप करवाना है, क्या आप हमारा मेकअप कर देंगी? जी मैडम, आपको कैसा मेकअप चाहिए? लाइट, हैवी, डे नाइट, नेचुरल? अरे ये सब क्या कह रही हैं आप? बस ऐसा कर दीजिए हमें कि हम चांद की तरह चमकते हुए नजर आए। ओके मैडम, आप पैसे जमा करवा दीजिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये सोने की चूड़ियाँ रख लीजिए और इसके बदले में हमें कुछ सामान भी लेना है, वो भी दे दीजिएगा। जहरीली की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट वो सोने की चूड़ियाँ रख लेती है और दोनों को टोकन देकर साइड में बैठने को बोलती है। जहरीली और प्रिया दोनों ही साइड में लगे सोफे पर बैठ जाती है। तभी प्रिया बोलती है, जहरीली, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर नागलोक में किसी को पता चल गया कि हम यहाँ काया पलट आए हैं, तो वो हमारा पृथ्वी लोक पर भूत बना देंगे। अरे कुछ भी मत बोलो यार, देखो हमारा नंबर आने वाला है, फिर हम भी चांद की तरह चमकेंगे। कुछ देर बाद दोनों का नंबर आ जाता है और पार्लर वाली उन दोनों का मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो दोनों शीशे में देखती हैं और खुशी से पागल हो जाती है। ऐसे ही वो पार्लर से मेकअप का सामान भी खरीद लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसके बाद जहरीली प्रिया से बोलती है, अरे प्रिया, देखा तूने, इस काया पलट ने तो सच में ही हमारी काया पलट दी। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। और अब तो हमने ये सारा सामान खरीद लिया, हम जब चाहें एक दूसरे को सजा देंगे। चलो अब जल्दी से नागलोक वापस जाते हैं। प्रिया की बात को सुनकर जहरीली जल्दी से अपना हाथ आगे करती है और मंत्र पढ़ती है और उसके सामने नागलोक का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से नागलोक आ जाते हैं और अपना सारा लाया हुआ सामान देखती है। तभी प्रिया बोलती है, यार हम सब ये ले तो आए, पर हमें इसका इस्तेमाल करना तो आया ही नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। तू जानती है ना कि मैं हर काम में कितनी सही हूँ। हाँ जानती हूँ। चल अभी इसे छुपा देते हैं, वरना कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, धोती फाड़ कर रुमाल हो जाएगा। चिंता मत कर, जब तक तेरी ये दोस्त है ना, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद जहरीली की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने एक संदूक आ जाता है, जिसमें वो अपना सारा मेकअप का सामान रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन प्रिया जहरीली अपना मेकअप का सामान लेकर नदी के किनारे जाती है, जहाँ जहरीली प्रिया से बोलती है, प्रिया, क्यों ना मैं आज तेरा मेकअप करूं और देखते हैं कि तेरी काया कैसे पलटती है। फिर हमें अपना काया पलट भी तो खोलना है। हाँ जल्दी करना। जहरीली जल्दी से प्रिया का मेकअप कर देती है और प्रिया खुद को आईने में देखे बिना ही नागलोक की सैर के लिए निकल जाती है। और नागलोक में जो जो नाग नागिन उसे देखते जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर प्रिया वापस नदी के किनारे आती है, जहां वो रुके हुए पानी में अपना चेहरा देखती है और जोर से चिल्लाती है, हे भोलेनाथ बचाओ, भूत भूत।
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ एक तेज नाम का नाग आता है, जो उसे देखकर बोलता है, अरे अरे डरो मत, जिसे तुमने देखा है वो कोई भूत नहीं, तुम खुद हो। वैसे बड़ी मजाकिया दिख रही हो, किसी नए काया पलट से होकर आई हो क्या? यह किसी काया पलट ने नहीं बल्कि मेरी दोस्त जहरीली ने किया है। देखकर लगता है कि पहली बार किया है। अरे तुम मुझसे सीख लेती, मुझे सब आता है। मैंने कुछ समय धरती लोक पर बिताया है, जहाँ मैंने ये कार्य करना सीखा है। फिलहाल मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर वो उसके करीब जाता है और उसकी आंखों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है, जिससे वो वापस पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर जहरीली के पास जाते हैं और उसकी गुफा में पहुंचकर प्रिया बोलती है, चक दे फट्टे नप दे किल्ली, गंदा मेकअप करके उड़वा दी मेरी खिल्ली। क्या बोल रही हो तुम ये सब? मैंने क्या किया है? और मैंने तो तुम्हारा मेकअप किया था ना। तुम ये सादा सा चेहरा लेके क्यों घूम रही हो? तूने जो मेरा मेकअप किया था, किसी भूत से कम नहीं लग रही थी मैं। अरे ऐसा कौन करता है? कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तू मुझसे? यार माफ कर दो, हो सकता है पहली बार में मुझसे गलती हो गई हो। वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है? ये तेज है, इन्होंने ही मेरी मदद करी और अब ये तेरी भी मदद करेंगे। मेरी मदद? वो कैसे? वो ऐसे ही, मैं आपको सही से मेकअप करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सब आता है। उसकी ये बात सुनकर जहरीली खुश हो जाती है, जिसके बाद तेज जहरीली को मेकअप करना और उसके साथ और भी चीजें करना सिखा देता है। और कुछ समय बाद दोनों मिलकर नागलोक में काया पलट नाम का पार्लर खोलते हैं और वक्त के साथ दोनों के दिलों की भी काया पलट जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। नागलोक में रहने वाली शेषा बहुत ही चुलबुली और मजाकिया मूड में रहने वाली एक नागिन थी, जिसे हमेशा से ही सुंदर दिखने का बेहद ही शौक था और साथ ही वो नागलोक के नागिनों की भी सुंदर चीजों और शक्ल की कॉपी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शेषा अपनी प्रिय दोस्त विश के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर वहाँ उनकी पूजा करती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, तुझे पता है शेषा, ये हमारे इष्ट देव हैं और हम नागिने और नागलोक के सभी नाग इनके प्रिय भक्त हैं। हाँ जानती हूँ, बचपन में माँ मुझे बताया करती थी और अब माँ की जगह तू मुझे बताती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तू मेरी माँ की सहेली है, यानी कि मेरी मौसी बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करती है। क्या पता, हो सकता है, क्योंकि हम नागिने कोई भी रूप ले सकती हैं। इस तरह दोनों शिव की पूजा करके वहाँ से वापस आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपने नागलोक वापस आती है और सब कुछ इसी तरह खूबसूरती से चल रहा होता है और वक्त बीतता है। एक दिन शेषा अपने नागलोक के निवास स्थान पर बैठकर चारों ओर देखते हुए बोलती है, क्या यार कितनी बोरिंग लाइफ है मेरी। जब से जन्म हुआ है इसी नागलोक में हूँ, आज तक मैंने कोई और दुनिया देखी ही नहीं है। ये पेड़ पौधे घास नाग नागिनों को देख देख कर मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इस तरह शेषा अकेले में खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी सहेली विश उसके पास आती है और शेषा के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी शेषा, तेरा यह चेहरा मुरझाए फूल की तरह क्यों हो रखा है? किसी ने कुछ बोला तुझे? बता मुझे, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। विश हूँ मैं, अपना सारा विश उतार दूंगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं इस नागलोक में रह रहकर बोर हो गई हूँ। अब मेरा यहाँ से बाहर जाने का मन करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे इस नागलोक से किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। अपनी दोस्त शेषा की बात को सुनकर उसकी सहेली उसे बोलती है, बस इतनी सी बात? अरे पागल, हमारे नागलोक के बाहर भी एक दुनिया है जिसे पृथ्वी लोक बोलते हैं। पृथ्वी लोक? ये कौन सी जगह है? शेषा की बात सुनकर उसकी सहेली उसे समझाते हुए बोलती है, पृथ्वी लोक वो जगह है जहाँ हमारे ही जैसे शक्ल के लोग रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग इंसान होते हैं और हम लोग नागिने। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए उनका निवास स्थान अलग होता है और हमारा अलग, इसलिए ही हम लोग वहाँ नहीं जाते। ऐसा क्यों? लेकिन बस मैंने तुझे बता दिया ना, तू भी बहुत समझदार है, इसलिए तू भी वहाँ जाने की सोचियो भी मत, ठीक है? और इस तरह शेषा की दोस्त उसे पृथ्वी लोक के बारे में बताती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन चुलबुली नागिन शेषा
उसकी बात को अनसुना कर देती है और मन में बोलती है, अच्छा हुआ जो इसने मुझे बता दिया। अब तो एक बार मैं भी पृथ्वी लोक जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो लोग कैसा दिखता है, कैसे हैं वहाँ के लोग। इस तरह शेषा अपनी दोस्त के मना करने के बाद भी अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करती है और कुछ ही देर में वो पृथ्वी लोक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो चारों ओर देखते हुए बोलती है, अरे वाह यार, ये पृथ्वी लोक तो बड़ा ही अद्भुत दिखता है। यहाँ के लोग तो हमारी तरह ही दिख रहे हैं। शेषा नागिन ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते पर चल रही लड़कियों पर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, इस पृथ्वी लोक पर तो लगभग सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन लड़कियों के चेहरे कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रहे, जैसे कोई चमकता सितारा हो। लगता है साधारण मनुष्यों और हम नाग नागिनों के बीच में इस चमक का ही फर्क है। इस तरह शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही साधारण से चेहरे वाली लड़की पर जाती है, जो कि एक दरवाजे के अंदर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे सब लड़कियों के चेहरे तो इतने चमक रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे अमावस की काली रात हो। शेषा वहीं खड़ी होकर चारों ओर देखती है और कुछ ही देर में वो लड़की जिसका थोड़ी देर पहले वो मजाक बना रही थी, उसी दरवाजे से बाहर निकलती है, जिसे देखकर नागिन शेषा चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही है, ये चमत्कार कैसे हो गया। ये अमावस की काली रात जैसी दिखने वाली लड़की पूनम का चांद कैसे हो गई। कहीं पृथ्वीवासियों के पास कोई जादू तो नहीं है, या कोई ऐसा यंत्र जिससे अपनी काया पलट हो जाए। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर शेषा उस दरवाजे के अंदर जाती है, जहां वो काफी लड़कियों को मेकअप करते हुए देखती है और उसके नजर एक पार्लर के अंदर पड़े मेकअप के प्रोडक्ट्स पर जाती है, जिसे देखते हुए वो बोलती है, अच्छा तो ये छोटे छोटे दिखने वाले डब्बे ही उस लड़की और बाकी पृथ्वीवासियों की सुंदरता का राज है। शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी पार्लर वाली उसे बोलती है, हेलो मैम, बोलिए क्या करवाना है। सब कुछ कर दो, जो कुछ इस पार्लर में होता है सब कुछ। शेषा नागिन की बात सुनकर पार्लर वाली सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, जी बिल्कुल, हमारे यहाँ टोटल पार्लर सर्विस की लिस्ट का एक पैकेज है, जिसमें हम कस्टमर को 10,000 के पैकेज में मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, थ्रेडिंग विद फॉरहेड, ब्लीच, डायमंड फेशियल, हेयर कटिंग और मेकअप करते हैं। क्या आपको ये सब कुछ करवाना है। पार्लर वाली की बात शेषा नागिन के सर के ऊपर से जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पैकेज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद पार्लर वाली उसका मेकअप शुरू करती है और उसकी आंखों पर खीरे रख देती है और बोलती है, मैम आपको पता है मेरा ये पार्लर इस शहर का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो यहाँ मेकअप कराने के बाद बार बार आता है। देखना आपके साथ भी यही होगा। शेषा नागिन उसकी बात को सुनकर अपने मन में उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है, ये किसी जादूगरनी से कम तो नहीं है। पल भर में किसी भी काले इंसान को बुरा बना देती है, लेकिन बार बार मैं पृथ्वी लोक पर भी तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोक मेरा है ही नहीं। आ जाके मुझे जाना तो नागलोक में ही है। इस तरह कुछ ही देर में उसका मेकअप और पैकेज का बाकी सब कुछ पूरा हो जाता है, जिसके बाद पार्लर वाली उसे बोलती है, ये लीजिए मैडम, हो गया आपका मेकअप, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। पार्लर वाली की बात को सुनकर शेषा अपनी आंखें खोलकर देखती है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा मेकअप करती हो, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। बाकी लड़कियों की तरह ही मेरा चेहरा एकदम चांद जैसा चमक रहा है। मेरा तो रूप ही बदल गया, और ये मेरे बाल, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह शेषा उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में चल रही होती है कि तभी दो गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ मेरी जाने मन, इतनी सुंदर बनके कहाँ जा रही हो, कहो तो हम भी साथ चले। हे, हम तो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर घायल हो गए, कहो तो हम घर छोड़ाए तुम्हें।
उन दोनों की बात को सुनकर शीशा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों मुझे मेरे घर पहुंचाना चाहते हो ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम दोनों को बिना टिकट कटे ही भगवान के पास पहुंचाती हूँ। शीशा गुस्से में आकर अपना रूप बदलकर उन दोनों गुंडों को डस लेती है और वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बोलती है, विश बिल्कुल सही कहती है, ये पृथ्वीवासी एकदम घटिया होते हैं। इस तरह शेषा पृथ्वी लोक घूमकर वापस अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली विश उसे देखकर बोलती है, ओहो शीशा, तू आज बाकी दिनों से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कहाँ गई थी? और ये तेरे लंबे बाल अचानक से छोटे कैसे हो गए? सच बता, तू कहीं पृथ्वी लोक तो नहीं गई थी? विश के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती है और उसे वो ब्यूटी पार्लर वाली का मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। समय बीतता है और अगली सुबह होती है, जिसके बाद शीशा सोकर उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखकर बोलती है, अरे ये क्या, मेरे चेहरे का तो सारा मेकअप उतर गया। अब मेरा चेहरा दोबारा से एकदम साधारण सा लग रहा है और मैंने तो उस पार्लर वाली को मेकअप करते देखा भी नहीं था। भला अब मैं मेकअप कैसे करूं? इतना बोलकर शेषा जादू से मेकअप का प्रोडक्ट्स प्रकट करती है और खुद ही अपना सारा मेकअप करने लगती है। लेकिन कौन सा मेकअप किस तरह लगाना है उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे मेकअप करने के बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखती है और बोल पड़ती है, अरे हाय, ये मैंने क्या कर लिया? छी, कितना गंदा मेकअप किया है। उसकी सहेली उसके मेकअप को देखकर बोलती है, अरे ये क्या भूत बनी हुई है? तू नागिन है नागिन, समझी? ये सब मत कर, तेरे बस का नहीं है इंसानों के जैसा मेकअप करना। शीशा अपनी सहेली के उड़ाए मजाक के कारण उससे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुझे मुझ पर हंसी आ रही है? कान खोल के सुन ले, पृथ्वी लोक पर जाकर ना मैं पूरा मेकअप करना सीखूंगी और फिर यहाँ वापस आकर नागलोक में अपना पार्लर खोलूंगी। तू आएगी ना तो तुझे डिस्काउंट भी नहीं दूंगी मैं। इतना बोलकर वो पृथ्वी लोक जाती है और उसे पार्लर से मेकअप सीखकर कुछ ही दिनों में वापस अपने नागलोक आती है और खुश होकर बोलती है, आखिर मैंने मेकअप करना सीख ही लिया। अब तो मैं नागलोक में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और उसका नाम रखूंगी काया पलट, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जो इंसान हो या फिर नाग नागिन दोनों का रूप बदल देते हैं। इस तरह नागिन शेषा नागलोक में अपना एक काया पलट नाम से पार्लर खोलती है, जिसके बाद वो लोग भी पृथ्वी के ही बाकी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं। और अब शेषा के पास नागिन होने की शक्तियों के साथ साथ पार्लर का हुनर भी था, जिससे कि वो नागलोक के नाग नागिनों की पूरी तरह से काया ही पलट देती है। विश अपने नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी, जिसको एक बार इंसानों के लोक में जाना था, जिसके लिए वो एक दिन अपने छोटे भाई दिव्यांश, जिसको पूरे नागलोक में सभी लोग प्यार से नाटा कहा करते थे, उसके पास जाती है और उससे बोलती है, आज एक बार इंसान लोग होकर आते हैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है। पागल है, मैं नहीं जा रहा। तुझे पता है ना इंसान कितने बुरे होते हैं, वो हमें देखते ही मार देंगे। इतना बोलकर वो अपनी जादू की मदद से पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर के बाद विश भी उसके बगल में बैठकर उससे कहती है, अरे सारे इंसान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, और वैसे भी हम वहाँ भेष बदल कर जाएंगे ना, उनको क्या पता चलेगा कि हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं। मैं नहीं जा रहा। अगर तूने एक बार फिर से कुछ बोला तो मैं पिताजी से बोल दूंगा। विश उदास हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बाहर चली जाती है और इंसानों के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन नागेश्वरी उसके पास आकर उससे बोलती है, ओए विश की बच्ची, कहीं तो यहाँ बैठकर फिर से उन इंसानों के बारे में तो नहीं सोचने लग गई? हाँ दीदी, मुझे लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। हम सभी नाग नागिन भी तो एक जैसे नहीं हैं। वैसे उसी तरह इंसान कैसे हो सकते हैं? नागेश्वरी उसकी जिद के आगे हार जाती है और सबसे छुप छुपा कर अपना रूप बदल कर वो दोनों इंसानी लोक में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर इंसान अलग है। कोई लड़ रहा है तो कोई किसी से प्यार भरी बातें कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है।
जहाँ विश को इंसानों के बीच आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ नागेश्वरी का उनके बीच में दम घुट रहा होता है। तभी नागेश्वरी अपनी बहन से बोलती है, देख लिया कि इंसान कैसे होते हैं। अब चल यहाँ से, इससे पहले नागलोक में किसी को कुछ पता चले। चलते हैं ना दीदी थोड़ी देर में। वो देखो ना कितनी प्यारी वेशभूषा है उनकी। अरे हमारे लोक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंसान लोक है और वो नागलोक, और ऐसे वस्त्रों की जरूरत इंसान लोगों को होती है, हम जैसे इच्छाधारी नाग नागिन को नहीं। इतना बोलकर नागेश्वरी अपने जादू से उसे वहाँ से अपने साथ दोबारा नागलोक ले जाती है। पर जब वो दोनों घर जाते हैं तो सबको पता चल चुका होता है कि वो बिना किसी की आज्ञा के इंसानी लोक में गए थे, और वहाँ के राजा नागचंद उन दोनों को माफ करते हुए उनसे कहते हैं, ये तुम्हारी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ किया जा रहा है, पर अब कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विश नहीं मानती और एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, लेकिन इस बार अकेले ही शिव मंदिर में जाकर अपने गुरुदेव से कुछ दिनों के लिए वो इंसानी लोक में जाने की बात करती है, क्योंकि विश नागराज की बेटी और नागलोक की सबसे ज्यादा सुंदर नागिन थी, इसीलिए वो उसकी बात को टाल नहीं पाते। और नागलोक में वो ये बहाना बनाते हैं कि विश उनके पास कुछ दिनों के लिए तप कर रही है। साथ ही गुरुदेव उसे इंसानी लोक के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और हाई क्लास फैमिली में ले जाते हैं और उस घर की मालकिन दिया से बोलते हैं, ये लड़की असहाय है, साथ ही इसकी याददाश्त भी चली गई है, और ये मुझे घायल रूप में मेरे शिव मंदिर के बाहर मिली थी। इतने बड़े शहर में इस अकेली बच्ची का रहना सही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई बात नहीं बाबा, हम इसे अपने घर में पनाह देंगे। गुरुदेव उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब दिया का बेटा नील घर वापस आता है तो विश को देखकर नील उसे बस देखता ही रह जाता है। साथ ही वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? विश। पर बेटा तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ, जो विश करे उसी नाम से बुला लो। अच्छा, बहुत प्यारी लड़की है। तुमने बोला था ना हमारी विश हम तुम्हें किसी भी नाम से बुलाएं, तो अब से तुम्हारा नाम होगा अमाया, ओके? अब विश उन्हीं के साथ रहती और अपना ज्यादातर वक्त नील के साथ ही गुजारा करती। नील उसको मूवीज देखने ले जाता तो कभी शॉपिंग करवाता। अब विश भी उनके रंग में रंगने लगी थी। देखते ही देखते उसको 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं और उसके जाने का समय हो जाता है। पर इन कुछ ही दिनों में नील और विश एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर एक दिन विश बोलती है, मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ। अब मुझे अपने घर जाना होगा। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी हमारे बारे में बात कर लूँगा। तुम मेरे घर नहीं जा सकते, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। इतना बोलकर वो उसकी नजरों से दूर होकर अपना नागिन रूप लेकर अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विश अकेले बैठकर नील के बारे में सोच रही होती है, पर नाटा उसको ऐसे अकेले देखकर सब कुछ भाप जाता है। ऐसे में वो अपनी बहन के पास जाकर उसे अपनी कसम देकर उससे बोलता है, बता क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो थोड़ी उदास हो। विश अपने छोटे भाई को सारी बातें बता देती है, जिस पर नाटा उससे कहता है, मुझे मिलना है उस लड़के से। एक शर्त पर, अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो। नहीं बताऊंगा। दोनों अपना रूप बदलकर इंसानी लोक में जाते हैं, जहाँ विश नाटा को दूर से ही नील का चेहरा दिखा देती है, लेकिन नाटा अपना नाग रूप लेकर नील के पास जाता है और उसे डस लेता है, जिसके बाद नाटा का जहर नील के शरीर में फैलने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और विश अपना नागिन रूप लेकर नाटा से बोलती है, नाटा, तूने इन्हें क्यों काटा? अपनी बहन की बात सुनकर नाटा अपने इंसानी रूप में आकर उससे बोलता है, मैं तो बस ये देख रहा था जब मैं इसके पास काटने के लिए आऊँगा तो ये क्या करेगा, लेकिन इसने तो कुछ करा ही नहीं। तो इसलिए तूने उन्हें डस लिया? अब नील को होश मिला, नहीं तो। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं इसको पहले की तरह ठीक करता हूँ।
और हाँ बहन, मुझे आज नील को देखकर ये यकीन हो गया है कि सारे इंसान गंदे नहीं होते। नाटा नील को होश में ले आता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपना असली रूप धारण करके वहाँ से एक बार फिर नागलोक चले जाते हैं, जहाँ नागराज को विश की सारी सच्चाई पता चल जाती है और सजा के रूप में वो उसकी नागिन की सारी शक्तियाँ उससे छीन लेते हैं और उसे इंसान लोक में भेज दिया जाता है। पर विश को इस बात का कोई मलाल नहीं रहता, पर नील के पास जाने से पहले वो सभी नागलोक वासियों को बोलती है, हम नाग नागिन से अच्छे तो वो इंसान है। अरे अच्छा बुरा सोचने से पहले वो ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका कौन है। अनजान हो ना, वो तब भी उसकी जान बचाते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान। और मुझे अपने नील पर पूरा भरोसा है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना ही घमंड है ना तुझे उस इंसान पर, तो जा उसको अपनी सच्चाई बता। अगर वो तेरी सच्चाई के साथ तुझे अपना लेता है तो हम तुझे तेरी सारी शक्तियाँ दे देंगे, साथ ही उस इंसान को भी अपना लेंगे जिसके लिए तू हमारे इस नागलोक के नियमों के खिलाफ गई है। विश नील के पास जाकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और ये सब कुछ जानने के बाद भी नील उसे अपना लेता है, क्योंकि उसने विश से नहीं अमाया से प्यार किया था। नील का प्यार, उसकी अच्छाई देखकर पूरे नागलोक के नाग नागिनों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। साथ ही उन्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नागलोक के सभी लोग उन दोनों को अपना लेते हैं और विश की सारी शक्तियाँ भी उसे वापस कर दी जाती हैं। लेकिन विश इस सब के लिए मना करते हुए कहती है, मुझे इन शक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ऐसे प्यार की जरूरत थी जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे। और आज मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे ये शक्तियाँ मिले चाहे ना मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्यार के। उस दिन के बाद विश और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विश हमेशा हमेशा के लिए इंसानी लोक में अपने पति नील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चित्तौड़गढ़ राज्य इच्छाधारी नागिन के अस्तित्व के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि जंगल में रहने वाली इच्छाधारी नागिन के पास अरबों का खजाना है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया था वो जिंदा कभी नहीं लौटा था। लेकिन जब खजाने की खबर गांव के जमींदार घनश्याम को लगती है तो वो अपने आदमियों से बोलता है, सुनो तुम सभी, मुझे वो नागिन के पास मौजूद खजाना किसी भी कीमत पर चाहिए। जरूरत पड़े तो उस नागिन को खत्म कर देना, पर खजाना लिए बिना मत आना। घनश्याम अपने आदमियों को जंगल जाने की बोल देता है। उनके जाते ही घनश्याम के पास उसकी पत्नी लीला आती है, जो ये सब सुनकर उससे बोलती है, अजी आप क्या कर रहे हैं? अपने आदमियों को मौत के मुंह में भेज रहे हो। आज तक नागिन के पास जो भी खजाने की चाह में गया है वो कभी वापस नहीं आया। अरे तुम पागल हो गई हो, शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात ही अच्छी कर लिया करो। और वैसे भी अब तक जो भी खजाने की तलाश में गया वो निहत्था गया था, लेकिन मेरे आदमी हथियारों के साथ जा रहे हैं। वो नागिन को देखते ही उससे खजाने का पता पूछकर उसको गोलियों से भून देंगे। अब बेवजह ही नागिन से बैर ले रहे हैं। सुना है अगर नाग नागिन से एक बार किसी की दुश्मनी हो जाती है तो वो सारी उम्र उनको और उनकी पुश्तों को खत्म करने में लगे रहते हैं। चुप रहो तुम, पूरा दिन टीवी देख देख कर तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ गया है। अब अपनी ये बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारा वो सपूत कहाँ है? जी सो रहा है। हाँ, किसी काम का नहीं है सिवाय खाने और सोने के। घनश्याम का एक लौता बेटा विक्रम, जो कि अपने बाप के पैसों पर ऐश किया करता था, पूरा दिन कोई काम नहीं करता था सिवाय सोने के। इसीलिए रोज ही अपने पिता से वो ताने तक सुना करता था। आज भी घनश्याम के तानों की आवाज उसके कानों में पड़ती है और वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ बोलता है, बापू, एक दिन तुम्हारा ये बेटा एक ऐसा काम करेगा जिस पर तुम गर्व करोगे। घनश्याम एक आम जमींदार था, लेकिन खजाने का लालच उसको अपराधी बनाने वाला था, वो भी नागिन का, क्योंकि शाम होने पर उसके भेजे गए आदमी जंगल के कोने कोने में फैल जाते हैं और नागिन की तलाश करते हैं। नागिन को बाहर बुलाने के लिए वो जंगल में बने सांपों के बिल पर गोलियां तक चलाते हैं।
ये देखकर अचानक ही वहाँ एक बुढ़ा आता है और उनको रोकते हुए बोलता है, अरे अरे, क्या कर रहे हो? सांपों के बिल को बर्बाद। वो नागिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी भी समय है, भाग जाओ। खजाने के चक्कर में मौत को गले लगाओगे। बूढ़े की बात को अनसुना करके वो लोग उसको धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और अपनी तलाश में फिर लग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा अचानक से एक विशाल नागिन में बदल जाता है जो घनश्याम के आदमियों से बोलती है, रूप बदलकर मैं तुम लोगों को चेतावनी देने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी जिंदगी से ऊपर अपनी मौत को चुना है। पर उससे पहले मैं तुमको तुम्हारी मौत की वजह उस खजाने के दर्शन करवा देती हूँ। नागिन उन सब आदमियों के सामने अपनी शक्तियों से बहुत सारा खजाना प्रकट करती है। खजाने को देखकर वो सभी अपनी मौत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नागिन उन सभी को जलाकर भस्म कर देती है और उनकी लाशें सुबह गांव के चौराहे पर मिलती है। जिसके बाद अगली सुबह ये सब देखकर पूरा गांव दहशत से भर जाता है और जमींदार को इस बात की खबर मिलती है और वो बोलता है, ये नागिन मुझे चुनौती दे रही है मेरे आदमियों को मारकर। अब तो मैं इससे खजाना किसी भी हाल में लेकर रहूंगा, बल से नहीं तो छल से, क्योंकि इस खजाने में मणि भी शामिल है जो मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगी। इसके लिए मुझे अपने सबसे खास इंसान को हथियार बनाना पड़ेगा। अपने आदमियों के मौत के बाद भी घनश्याम खजाने का पीछा नहीं छोड़ता। उस दिन आधी रात को घने जंगल में विक्रम इधर उधर घूम रहा होता है। तभी नागिन बूढ़े का रूप लेकर उसके जंगल आने का मकसद जानने के लिए उसके पास आकर बोलती है, लड़के, तुम यहाँ इतनी रात में जान प्यारी नहीं है, खजाना लेने के लिए अकेले ही आ गए। खजाने की चाह में? नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उस परी की तलाश में आया हूँ जो इस जंगल में रहती है। कौन सी परी? वही नागिन परी। सुना है दिखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी है। मुझे तो उससे मिलना है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो? उस जैसी खूबसूरत बला के हाथों से मरना भी जीने से बेहतर होगा। विक्रम की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगता है और हंसते हंसते वो अपने इंसानी नागिन रूप में आता है। ये देखकर विक्रम बोलता है, ओहो, तो तुम ही हो वो नागिन? मेरी परीक्षा ले रही थी क्या? वैसे सच में तुम बेहद खूबसूरत हो, एकदम अप्सरा जैसी। विक्रम एकटक नागिन को देखता रहता है। तभी वो उसको ख्यालों से जगाते हुए बोलती है, वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो और इस जंगल में अकेले आने से डर नहीं लगा? अगर मैं तुमको मार देती तो? मर तो मैं अब गया हूँ तुम्हारे इस दिलकश रूप को देखकर। सच में मन कर रहा है यहीं जंगल में घर बसा लूं। बस बस, मुझे नहीं पता था कि इंसान ऐसे भी होते हैं। अब तक तो सब खजाने के लिए ही आते थे। खजाना तो हमें भी चाहिए, पर प्यार का। मैंने सुना था नागिन बहुत सुंदर है, आज सोचा देख ही आऊं। विक्रम एक शक्तिशाली नागिन को अपनी बातों से प्रभावित कर देता है, जिसके बाद उस जंगल में अक्सर दोनों मिलने लगे और जो नहीं होना था वही हो गया। एक नागिन को इंसान से प्यार और विक्रम भी नागिन के प्यार में पागल था। ऐसे ही एक रात जंगल में विक्रम नागिन से बोलता है, अच्छा, मैं ना तुमको एक नाम देता हूँ। तुम्हारी नीली नीली आंखों को देखकर नैना ठीक है। अब सुनो नैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये जानते हुए भी कि मैं एक नागिन हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मुझे पता है तुम नागिन हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। नागिन प्यार में पड़कर सब भूल जाती है कि एक इंसान और नागिन का विवाह नहीं हो सकता, लेकिन प्यार में अंधी होने के कारण नैना विक्रम को हाँ कर देती है। जिसके बाद विक्रम अपने घर वालों से नैना को उसके इंसानी रूप में मिलवाता है और साथ ही उसको किसी को भी अपने नागिन होने की सच्चाई ना बताने की कहता है। विक्रम का परिवार नैना को पसंद करके जल्दी से जल्दी उनकी शादी कराने को तैयार हो जाता है।
सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, लेकिन नैना अपनी खुशी में कुछ भी सोचने में असमर्थ थी। अब विक्रम और नैना की शादी के दिन सब मौजूद थे, सिवाय विक्रम की माँ के। ये देखकर नैना उससे बोलती है, विक्रम, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो नहीं आई शादी में? वो माँ की तबीयत खराब है, तुम विधियों पर ध्यान दो। नैना भी उसकी बात मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पंडित जी फेरे शुरू करने से पहले नैना से बोलते हैं, सुनो वालिका, फेरे में ये वचन होता है कि शादी के बाद लड़की के पास उसका जो भी है वो उसके पति का होता है, इसलिए तुम्हारे पास जो भी है वो यहाँ पर रख दो। मेरे पास तो बस खजाना है। वैसे विक्रम एक भले इंसान है, अगर उन्हें खजाना मिल भी गया तो वो ऐसे ही रहेंगे। जी, मेरा जो भी है वो मैं सब यहाँ रखती हूँ। नैना सारा खजाना प्रकट करती, उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ नागिन। आवाज सुनकर सब पीछे देखते हैं तो वहाँ विक्रम की माँ लीला होती है। उसको देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी लीला आगे आकर बोलती है, नागिन, ये मेरा बेटा विक्रम तुमसे प्यार नहीं करता, इसने बस तुमसे प्यार का दिखावा किया। ये सब इसका इसके पिताजी का प्लान था, तुमको शादी के जाल में फंसाकर सारा खजाना लेने का। ये तुमसे कोई प्यार नहीं करता और साथ ही ये पंडित भी इनके साथ मिला हुआ है। मैं इन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए ये मुझे घर में बंद कर आए। ये सुनकर नागिन की आंखें लाल हो जाती है। आखिर उसे इतना बड़ा धोखा जो मिला था। साथ ही घनश्याम लीला को आंखें दिखाते हुए बोलता है, अरे तेरे जैसी औरत नहीं देखी मैंने, अपने ही पति और बेटे को मरवाना चाहती है क्या? अपने लालची बेटे और पति के चक्कर में मैं अपने पूरे खानदान को खत्म नहीं होने देती। नागिन से धोखा करने पर वो तुम्हारे साथ साथ बाकी के 2 बच्चों को भी जीने नहीं देती, उनको भी मार देती। इसलिए उनको बचाने के लिए मैंने तुम्हारा बलिदान देना सही समझा। घनश्याम लीला पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी नैना अपने विशाल नागिन रूप में आकर उससे और विक्रम से बोलती है, तुम दोनों ने मेरी भावनाओं का इस्तेमाल अपने लालच की पूर्ति करने के लिए किया। छी, आज तुम दोनों की ऐसी भयंकर मौत होगी ना कि इस गांव का हर एक इंसान छल करने से पहले 100 बार सोचेगा। इतना बोलकर नागिन दोनों बाप बेटों और पंडित को अपनी पूंछ में पकड़कर इधर उधर पटकती है और वो तीनों ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। साथ ही उस दिन के बाद से नागिन ये ऐलान करती है कि अगर किसी के भी मन में खजाने को पाने की चाह आई तो वो उसको उसी समय मौत के घाट उतार देगी। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में कभी कोई खजाने का जिक्र नहीं हुआ और सुना है कि आज भी वो खजाना उसी जंगल में है।